नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कि मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेनिंग के बाद असल दुनिया में इस्तेमाल के लिए कैसे तैयार किया जाए। जी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस प्रक्रिया को समझाते हैं, खास तौर पर फास्ट एपीआई का इस्तेमाल करके एक रेस्ट एपीआई बनाने पर। बिल्कुल। और ये स्रोत बताते हैं कि कैसे एक मॉडल सर्विंग एपीआई बनाई जाती है, मतलब थ्योरी से लेके कोड और टेस्टिंग तक। हाँ, तो हमारा आज का मकसद यही समझना है कि ये एपीआईज आखिर जरूरी क्यों हैं। सही। और ये फास्ट एपीआई जैसे टूल कैसे मदद करते हैं और एक बेसिक एपीआई बनाने के क्या स्टेप्स होते हैं। जी, क्योंकि अक्सर बातें मॉडल ट्रेनिंग पर ही रुक जाती हैं ना। हाँ बिल्कुल, असली चुनौती तो मॉडल को उपलब्ध कराने में है। एकदम, कि कोई भी एप्लीकेशन उससे आसानी से इस्तेमाल कर सके। यहीं पर ये मॉडल सर्विंग एपीआईज काम आती हैं। तो चलिए इसी पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि हमें इन मॉडल सर्विंग एपीआईज की जरूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए, मॉडल ट्रेन होने के बाद वो बस एक फाइल की तरह है। अच्छा। उसे काम में लाने के लिए एक इंटरफेस चाहिए। अच्छा। एक तरीका चाहिए जिससे दूसरी एप्लीकेशंस, मान लीजिए कोई ऐप या वेबसाइट, उससे बात कर सके, मतलब प्रेडिक्शन मांग सके। और रेस्ट एपीआईज यही काम करती हैं? हाँ, रेस्ट एपीआईज सबसे आम तरीका है। जैसे फास्ट एपीआई या फ्लास्क से बनी एपीआईज, ये इनपुट लेती हैं और मॉडल का अनुमान यानी प्रेडिक्शन लौटाती हैं। ठीक है, पर जब हम ऐसी एपीआई बनाते हैं, हाँ। तो क्या सिर्फ मॉडल चलाना ही काफी होता है या और भी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कई चीजें बहुत अहम है, जैसे इनपुट वैलिडेशन। इनपुट वैलिडेशन मतलब ये पक्का करना कि एपीआई को जो डेटा मिल रहा है वो सही फॉर्मेट में है या नहीं। अच्छा। वरना गलत या बेकार डेटा से मॉडल गड़बड़ कर सकता है या एपीआई ही क्रैश हो सकती है। हाँ, ये तो जरूरी है। और फिर है हेल्थ चेक एंड पॉइंट। ये एक तरह का सिग्नल होता है कि एपीआई सर्विस चालू है, जिंदा है। ओके, ये हेल्थ चेक बस ये बताता है कि एपीआई चल रही है या ये भी कि मॉडल सही काम कर रहा है? नहीं, ये अच्छा सवाल है। ज्यादातर हेल्थ चेक बस सिस्टम की, मतलब एपीआई की उपलब्धता बताते हैं। अच्छा। मॉडल सही नतीजे दे रहा है या नहीं, उसके लिए अलग से मॉनिटरिंग चाहिए होती है। समझ गई। और क्या जरूरी है? वर्जनिंग, मतलब आप एक साथ मॉडल के कई वर्जन चला सकें। शायद नया वर्जन कुछ यूजर्स के लिए, पुराना बाकियों के लिए। हाँ, ये भी काम का है। और आखिर में मॉनिटरिंग, इस पर नजर रखना कि कितने रिक्वेस्ट आ रहे हैं, एपीआई जवाब देने में कितना टाइम ले रही है, कोई एरर तो नहीं आ रहे हैं। ये सब प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसका कोई असली दुनिया का उदाहरण दे सकते हैं इंडस्ट्री से? हाँ, मान लीजिए एक ई कॉमर्स कंपनी है, उनका एक रिकमेंडेशन मॉडल है जो प्रोडक्ट सुझाता है। ठीक है। ये मॉडल एक एपीआई के जरिए काम करता है। अब अगर मोबाइल ऐप उस एपीआई को कॉल करके प्रेडिक्ट पर यूजर के लिए सुझाव मांगता है, और अगर वो एपीआई बंद हो जाए या गलत फॉर्मेट में जवाब दे, तो ऐप में सुझाव नहीं दिखेंगे। और इससे सीधा बिजनेस पर असर पड़ेगा। एकदम, यूजर एक्सपीरियंस खराब और बिजनेस का नुकसान। समझ गई। अब आते हैं फास्ट एपीआई पर। स्रोतों में इसी का जिक्र है। फ्लास्क भी तो है, फिर फास्ट एपीआई ही क्यों? हाँ, फास्ट एपीआई आजकल काफी पॉपुलर हो रहा है। इसकी कुछ खास वजहें हैं। एक तो रफ्तार, ये वाकई बहुत तेज है। अच्छा, स्पीड। हाँ। दूसरा, ये टाइप्ड है, मतलब आप पाइडेंटिक की मदद से डेटा का प्रकार, जैसे वो नंबर होगा या टेक्स्ट, पहले से तय कर सकते हैं। इससे गलतियां कम होती होंगी। हाँ, रन टाइम एरर कम होते हैं और कोड समझना भी आसान होता है। और एक और बड़ी बात है, एसिंक्रोनस सपोर्ट। एसिंक, वो कैसे मदद करता है? मॉडल सर्विंग में अक्सर नेटवर्क या डिस्क आईओ जैसे काम होते हैं। फास्ट एपीआई एसिंक ऑपरेशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करता है, जिससे एपीआई ज्यादा रिक्वेस्ट एक साथ संभाल सकती है। फ्लास्क मूल रूप से सिंक्रोनस है। और वो ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन वाली बात, वो क्या है? हाँ, वो बहुत बढ़िया फीचर है। फास्ट एपीआई अपने आप ओपन एपीआई स्टैंडर्ड के हिसाब से इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंटेशन बना देता है, जिसे स्वैगर यूआई कहते हैं। अच्छा, स्वैगर यूआई। जी। इससे कोई भी ब्राउजर में जाके एपीआई को देख सकता है, समझ सकता है और वहीं से टेस्ट भी कर सकता है। ये तो काफी काम का फीचर लगता है, खासकर टीम्स के लिए। बिल्कुल। तो ठीक है, मान लीजिए किसी को ये एपीआई बनानी है, तो क्या मुख्य कदम होंगे मोटे तौर पर? सबसे पहले तो कुछ पाइथन लाइब्रेरीज चाहिए होंगी, जैसे फास्ट एपीआई खुद, फिर यूविकॉन। यूविकॉन, ये क्या है? ये एक ASGI सर्वर है। ये हमारे फास्ट एपीआई ऐप को चलाने के काम आता है। ओके। और पाइडेंटिक, ये डेटा वैलिडेशन और स्कीमा बनाने के लिए। ठीक है, लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो गई। फिर कोड में क्या करना होता है? एक पाइथन फाइल में app.py मान लीजिए, आप फास्ट एपीआई का एक इंस्टेंस बनाते हैं। फिर आप एंड पॉइंट्स डिफाइन करते हैं, जैसे एक हेल्थ एंड पॉइंट जो बस ये बताएगा कि सब ठीक है,
शायद status.ok जैसा कुछ लौटा दे। सिंपल। फिर पाइडांटिक का इस्तेमाल करके इनपुट का स्कीमा बनाते हैं, जैसे प्रिडिक्शन रिक्वेस्ट नाम की क्लास, जिसमें आप बताते हैं कि इनपुट में कौन कौन से फीचर होंगे और उनका डेटा टाइप क्या होगा, फ्लोट, इंटीजर, स्ट्रिंग वगैरह। इससे वो इनपुट वैलिडेशन हो जाता है। हाँ बिल्कुल। अगर रिक्वेस्ट इस स्कीमा से मैच नहीं करती तो फास्ट एपीआई खुद ही एरर दे देगा। बढ़िया है। और मॉडल कहाँ फिट होता है? आप अपनी ट्रेन की हुई मॉडल फाइल जैसे latestmodel.pkl को जॉबलिब या पिकल से लोड करते हैं। ये कोड में ही ऐप के स्टार्ट होने पर किया जा सकता है। ठीक है। फिर आप मेन एंड पॉइंट बनाते हैं, मान लीजिए प्रिडिक्ट। ये एंड पॉइंट रिक्वेस्ट बॉडी से डेटा लेगा जो हमने पाइडांटिक स्कीमा से डिफाइन किया था। फिर उस डेटा को शायद थोड़ा बदलना पड़े, मॉडल जिस फॉर्मेट में इनपुट लेता है वैसा बनाना पड़े। फिर मॉडल के .predict मेथड को कॉल करके प्रिडिक्शन लेंगे और फिर नतीजा वापस भेज देंगे। हाँ, उस प्रिडिक्शन को JSON फॉर्मेट में पैक करके वापस भेज देंगे, जैसे prediction:0 या जो भी मॉडल का आउटपुट हो। और ये भी चेक करना चाहिए कि मॉडल लोड हुआ है या नहीं। हाँ, ये जरूरी है। अगर किसी वजह से मॉडल लोड नहीं हो पाया तो प्रिडिक्ट को एक सार्थक एरर मैसेज देना चाहिए, बजाय क्रैश होने के। ठीक है, तो API बन गई। अब इसे चलाकर देखना है, टेस्ट करना है। ये कैसे होता है? लोकल मशीन पे चलाना तो आसान है। कमांड लाइन में uvcon का इस्तेमाल करके कमांड देते हैं, जैसे uvcon src.app reload। रीलोड से क्या होता है? रीलोड लगाने से ये होता है कि जब भी आप कोड में कुछ बदलाव करके सेव करेंगे, सर्वर अपने आप रीस्टार्ट हो जाएगा। डेवलपमेंट के लिए काफी सुविधाजनक है। अच्छा, और टेस्टिंग? टेस्टिंग के कई तरीके हैं। एक तो ब्राउजर में जाइए और डॉक्स वाला URL खोलिए। वो स्वैगर UI। जी। वहां से आप सीधे प्रिडिक्ट को JSON डेटा भेजकर टेस्ट कर सकते हैं, इंटरैक्टिव तरीके से। दूसरा, हेल्थ एंडपॉइंट को ब्राउजर में खोलकर या कर्ल जैसे कमांड लाइन टूल से चेक कर सकते हैं कि status.ok आ रहा है या नहीं। और कर्ल से प्रिडिक्ट को भी टेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप कर्ल से एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेज सकते हैं प्रिडिक्ट पर, साथ में JSON पेलोड देकर, और देख सकते हैं कि क्या जवाब आ रहा है। तो इस पूरी प्रक्रिया के बाद हमारे पास एक लोकल REST API तैयार हो जाती है। हाँ, जो हमारे ML मॉडल को सर्व कर रही है। उसमें हेल्थ चेक है, इनपुट वैलिडेशन है और इंटरैक्टिव डॉक्यूमेंटेशन भी है टेस्टिंग के लिए। एकदम सही। संक्षेप में कहें तो मॉडल को ट्रेन करने के बाद उसे उपयोगी बनाने के लिए API बनाना एक अहम कदम है। और फास्ट API जैसे टूल इसे आसान बनाते हैं। हाँ, तेज, व्यवस्थित और कई बिल्ट इन फीचर्स के साथ, जैसे ऑटो डॉक्यूमेंटेशन और डेटा वैलिडेशन। तो ये तो हुई लोकल डेवलपमेंट की बात। लेकिन जैसा आपने पहले कहा, प्रोडक्शन एक अलग कहानी है। अगर इस API को लाखों यूजर्स के लिए चलाना हो, तब क्या? ये लोकल सेटअप तो शायद काफी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। इस पर क्या विचार छोड़ना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए? ये बहुत जरूरी सवाल है। लोकल API तो पहला कदम है। जब आप इसे बड़े स्केल पर ले जाना चाहते हैं, लाखों यूजर्स के लिए, तो बहुत सी नई चीजों पर सोचना पड़ता है। जैसे कि सुरक्षा। आपकी API को कौन एक्सेस कर सकता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, फिर लोड बैलेंसिंग। एक सर्वर तो इतने सारे रिक्वेस्ट झेल नहीं पाएगा, तो ट्रैफिक को कई सर्वरों में कैसे बांटा जाए। फिर कंटेनराइजेशन, जैसे डॉकर का इस्तेमाल करके ऐप को पैक करना, ऑर्केस्ट्रेशन के लिए कुबरनेटिस जैसे टूल। और मॉनिटरिंग भी शायद ज्यादा एडवांस चाहिए होगी। बिल्कुल, सिर्फ हेल्थ चेक काफी नहीं होगा। आपको परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, एरर रेट्स, लॉग्स, इन सब पर गहराई से नजर रखनी होगी, अलर्ट सेट करने होंगे। ये पूरी MLOps की दुनिया है। तो कहने का मतलब है कि एक फंक्शनल API बनाना एक बात है, और उसे भरोसेमंद तरीके से स्केल करना वो एक अलग और बड़ी चुनौती है। जी हाँ, ये वो जगह है जहां इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व बहुत बढ़ जाता है। इस पर आगे और भी बहुत कुछ है जानने और समझने के लिए।